हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फीलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही है फ्रांस की, है ना। इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 है। तो अभी जो सीरीज हम इसी सीरीज में ले रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। इसमें फैक्ट भी आ रहे हैं, आपको स्टोरी भी पता चल रही है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ कैसे था, उसका आउटब्रेक कैसे हुआ था। तो इस पे ऑलरेडी हमने 2 वीडियो लाई हैं, जिसमें काफ़ी कुछ हमने डिस्कस की कर लिया है। मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो इस वीडियोस पे पहली बार आ रहे हैं, है ना। तो वो जाके प्रीवियस वीडियो भी देखें। इसकी जो फ्रांस की है स्पेसिफिक, मैंने अलग से लाइब्रेरी बना रखी है ना। जब आप जाओगे उसमें आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसकी लाइब्रेरी में प्लेलिस्ट आप कह सकते हो। तो उसमें आपके फ्रांस की सारी वीडियोस मिलेंगी, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी मिलेगा। इससे पहले फ्रांस की जियोग्राफी भी हमने डिस्कस की हुई है ना। इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, जो कि आपको समझने में काफी मददगार साबित होती है, कुछ भी हम जब पढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आई होप ये सारी वीडियोस आपको पसंद भी आ रही होंगी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, फैक्चुअल है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, खासकर फॉरेन लैंग्वेज के लिए अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो जेएनयू में हो, चाहे बीएचयू के लिए अप्लाई कर रहे हो, इफ्लू या देहरादून के लिए। तो आई होप दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो दोस्तों, चलो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं आज का। मैं आपको बताऊं, हम ऑलरेडी एक समरी ले लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप। हमने क्या क्या पढ़ा। हमने फ्रांस की सोसाइटी के बारे में पढ़ा। उससे पहले जो फ्रांस का आउटब्रेक हुआ था, है ना, बस्टाइल वेस्टाइल जो फोर्ट था फ्रांस का, लोगों ने वहां पे अटैक कर दिया था। वो हुआ कैसे था, क्या हुआ था उस टाइम, फ्रांस की सोसाइटी क्या थी, वहाँ की लोगों की हालत कैसी थी, है ना, फ्रांस में। तो वो सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की। और अब क्या था दोस्तों, जो लुइस 16 थे, फ्रांस के किंग, वो प्लान कर रहे थे इम्पोज करने के लिए टैक्स, है ना। और आप सभी को पता होगा जो टैक्सेस था, वो थर्ड स्टेट था, जो फ्रांस सोसाइटी का थर्ड स्टेट था, उन्हीं को पे करना पड़ता था। वो दोनों मैंने टैक्सेस आपको बताए हैं, वो आपको रिमेम्बर भी होगा, है ना। तो अब आता है डे दोस्तों, जब ये लुइस 16 प्लान करते हैं, एक प्रपोजल बनाते हैं न्यू टैक्स का 5 मई को प्रेजेंट करने के लिए। बट एक सिस्टम था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फ्रांस में कि अगर कोई भी टैक्स को इम्प्लीमेंट करना है, इम्पोज करना है वहां की जनता पे, है ना, तो एक मीटिंग बुलाई जाती थी, जिस मीटिंग का नाम था स्टेट जनरल। और ये मीटिंग दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1614 में लास्ट टाइम बुलाई गई थी। और बिना इस मीटिंग के ये चीज इम्पोज नहीं की जा सकती थी। इसमें प्रपोजल देना था। इस मीटिंग में होता क्या था दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो फ्रांस की सोसाइटी के तीनों स्टेट थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते थे, है ना। और वो उन आपस में सारे लोग उस प्रपोजल पे डिस्कशन करते थे, है ना। सारी चीजें होती थी, फिर फाइनली जाके कोई भी चीजें इम्पोज की जाती थी, है ना। तो सेम चीज अब यहाँ पे क्या करना था, किंग को अपनी ट्रेजरी खाली थी, उसको भरना था। और अब यहाँ पे एक तरफ लोग जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उसमें जो मिडिल क्लासेस थी, वो एजुकेटेड हो चुके थे, फिलोसफर एंड थिंकर के बुक्स पढ़े थे, उनको काफी सारे आइडियाज था। और इस टाइम यही यहीं से आउटब्रेक होता है रेवोल्यूशन का। तो अभी जो मैंने स्टोरी बताई थी बेस्टाइल फोर्ट पे, जो लोगों ने, है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, है ना, 14 जुलाई 1789 का जो आउटब्रेक था रेवोल्यूशन का, जो माना जाता है, तो वो आने वाला है। आज क्या है, आज जो है 5 मई 1789, जब लुइस 16 प्रपोजल लेके आ रहे हैं, है ना, जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाई है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं फर्स्ट स्टेट से और सेकेंड स्टेट से। दोनों को मिला के 600 रिप्रेजेंटेटिव है फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से। और वहीं पे दोस्तों मैं आपको बताऊं, टोटल 600 रिप्रेजेंटेटिव
आए हुए थे थर्ड स्टेट से, और 40,000 लेटर्स आए थे किन की तरफ से, पुअर्स और जो वहाँ के पीजेंट्स थे, मर्चेंट्स थे, एटसेट्रा। यहाँ पे सभी को अलाउ नहीं था इस मीटिंग में आने के लिए। और ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, ये वही लोग थे जो थोड़े पढ़े लिखे थे, है ना, एजुकेटेड थे और थोड़े वेल्दियर थे उन्हीं ग्रुप में से, थर्ड स्टेट के। अब होता क्या दोस्तों, वहां पे वोटिंग का सिस्टम था, मैं आपको समझा दूं। ये जो फर्स्ट ईच स्टेट को एक एक वोटिंग एज ए काउंट किया जाता था। जैसे पहला स्टेट है उसका एक वोट काउंट किया जाएगा, सेकेंड स्टेट है उसका उसका भी एक वोट काउंट किया जाएगा, और थर्ड स्टेट का भी एक वोट काउंट किया जाएगा। पर क्या है दोस्तों, अगर देखा जाए जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है टोटल फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को मिला भी दिया जाए तो 600 होते हैं, और यहीं पे अकेले जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वो 600 थे। तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी। और यहाँ पे क्या था, वोटिंग राइट को लेके इशू हो गया, जो थर्ड स्टेट और किंग और बाकी के लोगों में, है ना, सहमत नहीं थे। एक चीज और मैं बताऊं, जब ये मीटिंग बुलाई गई जनरल स्टेट की, तो राइट हैंड साइड में ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वाले बैठे थे, और लेफ्ट हैंड साइड में ये लोग बैठे हुए थे, बाकी जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट से। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों लेफ्ट एंड राइट विंग्स का, जो आपने पढ़ा होगा। और ये चीज मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा ये एक्चुअली होता क्या है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रांस से इमर्ज हुई हैं, जो हमने अडॉप्ट भी किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आगे अभी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे इस चीज पे सहमत नहीं हुए थे। राजा ने तो प्लान बनाया था कि हम प्रपोजल न्यू टैक्स का पेश करेंगे, है ना। पर अब यहाँ पे डिमांड हो गई कि भाई जो थर्ड स्टेट वाले हैं इन्होंने बोला कि हम इक्वल हैं टोटल रिप्रेजेंटेटिव, अगर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिला दें तो जितने रिप्रेजेंटेटिव है उतने हम हैं, इसलिए हमारा वोट जो काउंट होना चाहिए वो दो होना चाहिए, ना कि एक। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, जो सारी जो फैसिलिटीज थी, जो सारी चीजें थी यहाँ पे, और जो टैक्स भी इम्पोज होता, अगर देखा जाए दोस्तों इस सिस्टम के हिसाब से वो थर्ड स्टेट पे ही आता, है ना। पर इस बार लोग जागरूक थे वहाँ के, है ना, पढ़े लिखे हो गए, तो बहुत सारी चीजें उनको समझ में आ गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे वो डिमांड किया इन्होंने इक्वल वोट एंड राइट्स के लिए। पर होता क्या है दोस्तों, जो लुइस 16 थे किंग, इनकी डिमांड को खारिज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब जब रिजेक्ट हुआ तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हीं में से वो वहीं पे एक ओपन इन हाउस कोर्ट था, है ना, वहीं पे लोग चले गए। ऐसा नहीं टेनिस खेलने, ऐसा नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं कि वो टेनिस खेलने गए थे कोर्ट में, टेनिस कोर्ट में। तो उस टेनिस कोर्ट में इसलिए गए, उन्होंने वहां पे ऑथ लिया, कसम खाई एज ए, और वहीं पे उन्होंने एक नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया और कसम खाई कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते, है ना। तो वहां पे उन्होंने ओथ लिया, जो थर्ड स्टेट के लोग थे। ये उस टाइम की ऐसी पिक्चर है जो बनाई गई है। यहाँ पे सारे लोग ओथ ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं, है ना, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से इतने सारे लोग थे, यहाँ से हैं, यहाँ से कुछ लोग नीचे हैं, ये टेनिस कोर्ट था वहीं पे, और साइलेस में जहाँ पे किंग थे। तो अब होता क्या दोस्तों, ये दो पर्सनालिटीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, एबे अबेसियस एंड मेराबू। और ये जो मेराबू थे, ये नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। अब आप दोस्त तो सोच रहे होगे जो जो थर्ड स्टेट था इनको अपोज करना चाहिए था, बट ऐसे भी कुछ लोग थे जो थर्ड स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको वो सारी चीजें समझ में आ रही थी कि जिस चीज के लिए थर्ड स्टेट डिमांड कर रहे थे वो बिल्कुल सही थे। और इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए कुछ नोबल फैमिली से भी लोग सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें से एक मेराबू थे, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में आगे सारी चीजें मदद कर रहे थे। और उनमें से एक एबेसियस थे, ये एक राइटर थे, और है ना। तो इन्होंने भी लिखने में, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में काफी मदद किया इन्होंने। ये एक प्रीस्ट थे,
तो ये चीज आप देख सकते हो। एक व्हाट इज द थर्ड स्टेट नाम का एक पैम्फलेट था, जो कि इन्होंने लिखा था एबेसियस ने। इसमें ये लिखा हुआ था कि जो थर्ड स्टेट है उनकी खूबियों के बारे में बताया, उनके विचार के बारे में डिस्कस किया गया था, उनको जो राइट मिलने चाहिए वो डिस्कस किया गया था, है ना। तो ये एक पैम्फलेट था जो बेसियस ने बनाया था। हालांकि ये चीज जस्ट आप एक स्टोरी के तरीके से रिलेट कर लो, पढ़ लो, अगर कभी आए एग्जाम में तो आप बता सकते हो, है ना। ये पैम्पलेट इम्पोर्टेंट है, बट हाँ आ नहीं सकता, बट आप याद रख सकते हो इस पैम्पलेट को, है ना। और अगला आगे देखें तो इसी को तो जब नेशनल असेंबली फॉर्म हो फॉर्म कर फॉर्म कर दी जाती है, आपको पता होगा दोस्तों, है ना। लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में लगे हुए होते हैं नेशनल असेंबली में लोग, और वहीं पे बिजी थी, है ना। वर्साइल जो पैलेस था वहीं पे ड्राफ्ट का काम चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का को ड्राफ्ट करने का। तो तभी क्या होता है, फ्रांस में एक टर्मोइल आ जाता है। टर्मोइल मैंने आपको याद हो, आपको इस तरीके से समझिए, मैंने आपको बताया था जब बेसिक जो मीन्स होती है लोगों की वो खतरे में आ जाए, तो इस तरीके से। और टर्मोइल इस तरीके से था कि वो सिचुएशन थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की, ऑर्डर खराब हो रहा था, है ना। एक साइड में ये भी स्टोरी चल रही थी, वहां के लोग, महंगाई बढ़ गई थी। और महंगाई कैसे बढ़ी थी वो मैंने आपको बताया था। उस टाइम पे हार्श विंटर, काफी हार्श विंटर हुआ था, काफी ओले पड़े थे, फसल खराब हो गई थी, जिसकी वजह से पुअर हार्वेस्टिंग हुई, है ना। जो लोगों के डेली लाइफ के लिए फूड होता है, बेसिक नीड्स हैं, वो खतरे में आ गई, है ना। तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ते गए, जो कुछ अमीर लोग थे फूड को स्टोर करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी कि आगे मिले या ना मिले, स्कैरसिटी हो गई फूड की। तो कुछ लोग स्टोर कर रहे थे, कुछ लोग थे ऐसे छीन रहे थे, झगड़ रहे थे। तो इसी के को देखते हुए किंग ने ऑर्डर कर दिया था कि ट्रूप्स को वहां पे डिप्लॉय कर दिया जाए पेरिस शहर में। तो आप इस कहानी को अब रिलेट कीजिए, हम वहीं पे आ रहे हैं 14 जुलाई 1789 का जो इवेंट हुआ था, है ना। तो ये वही इवेंट था जब हम फ्लैशबैक से जो चीजें देख रहे थे, जो हुआ था वेस्टाइल फोर्ट, है ना। उस टाइम पे किंग ने जो ऑर्डर किए थे ट्रूप्स वो डिप्लॉय कर दिए गए पेरिस में। ऐसा इसलिए ताकि ये जो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं, एक अलग सी सिचुएशन है, उसको कंट्रोल कर सके। नहीं तो ये जो क्राउड थी वहां पे भी पहुंच जाती, है ना। तो उसको हैंडल करने के लिए ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया। पर वहां पे क्या हुआ दोस्तों, फ्रांस में ऐसी सिचुएशन थी, लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन गलत कर लिया, है ना। कि लोगों ने सोचा राजा ने हमको कंट्रोल करने में या हमसे लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, और अब हमें हथियार चाहिए, जिसकी खोज में वो वेस्टाइल फोर्ट में घुस जाते हैं। जो कैदी होते हैं उनको छुड़ा दिए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और फिर आपस में बहुत सारा केओस हो जाता है और वेस्टाइल फोर्ट को तोड़ दिया जाता है ना। जैसे मैंने बताया, ये जो गुस्साई हुई भड़काई हुई जो जनता थी, वो वेस्टाइल जो फोर्ट था उसको तोड़ देते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरीके से, और उनकी ईट को मार्केट में बेच दिया जाता है। और यहीं पे एक चीज और होता है, ये चीज तो चली रही थी, एक के बाद एक इवेंट हो रहे थे इस तरीके से। ये बिल्कुल जो क्राउड भड़की हुई थी, जो कंट्री साइड थे वहां पे पूरा अलग ही तरीके का माहौल था। और यहीं पे क्या था, जो पीजेंट्स थे वो डरे हुए थे, किसके, एक्शन ऑफ मैनर। मैनर कौन थे, एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने एक अपनी आर्मी बनाई थी, और ऐसा बताया गया कि वो पीजेंट्स के जो खेत हैं, जो जो लोगों ने दंगे फैलाए हैं, जो उनके खेत हैं, उनकी फसल को आग लगा देंगे। इसकी डर से जो पीजेंट्स थे और जो अलग लोग थे, इस बदले की भावना से या इस चीज को दिखाने के लिए, जो कैस्टल थे, आपने देखा होगा, जो नोबल सोसाइटी थी, नोबल पीपल थे, वो कैस्टल वगैरह यहाँ पे रहते थे, उनके घरों में क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ऐसा इसलिए भी कुछ लोग सोचे कि वहां पे इन्होंने खाना इकट्ठा करके रखा हुआ है, स्टोर करके, और उसको छीनने के लिए वो सारी चीजें, इस तरीके का माहौल हुआ था, तो इसलिए अटैक कर दिया वहां पे। और इस तरीके से पूरे कंट्री में एक बदले की भावना, एक पूरा रिवोल्ट जैसा मूड बना हुआ था। ये सारी चीजें
चल रही थी। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जो लुईस 16 थे, फाइनली वो नेशनल असेंबली जो फॉर्म की गई थी उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्राफ्ट कर रहे थे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब नेशनल असेंबली को पावर मिलती है तो नेशनल असेंबली क्या करती है, जो राइट्स थे कलर्जी के फ्रॉम बर्थ और जो पावर थी उनको छीन लिया जाता है ना। और जो टीथे नाम का टैक्स था उसको एबॉलिश कर दिया जाता था, जो जो कि चर्च के द्वारा लगाया जाता था, है ना, पीजेंट्स पे। वो उसको अबॉलिश कर देते हैं, पावर कम कर दी जाती है, छीन ली जाती है कलर्जी की, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक तरीके से फ्रांस बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्योंकि जो किंग था उसने नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज किया और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। और यहीं पे 1791 में क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट कर लिया जाता है नेशनल असेंबली जो होती थी, जो लिखने वाला काम होता होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। थोड़ा 1789 से उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था, 5 मई से, है ना, जब उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी। और कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों। तो 1791 में इन्होंने क्या किया, जो नेशनल असेंबली थी, जो लोग थे, उन्होंने कंप्लीट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को लिख के। और यहाँ पे क्या कर दी गई, जब ये फ्रांस जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, यहाँ पे जो मोनार्क की पावर थी उसको लिमिट कर दी गई, है ना, उसके लिमिटेड हो गई पावर। अब यहाँ पे जो ये आइडियाज आए थे सेपरेशन ऑफ द पावर, है ना, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसमें क्या हुआ, जो राजा की पावर थी उसको डिवाइड कर दिया गया, किसमें, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, है ना। तीन अलग बॉडी बन गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, है ना, जब नेशनल असेंबली ने ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें लिखी। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक दो चीजें और हैं, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। और यहाँ पे भी अभी जो वोटिंग राइट था इसको थोड़ा सा, ये जो नेशनल असेंबली थी इसको लिबरल कर रही थी, इक्वल कर रही थी, जो थर्ड स्टेट का स्टेटा था, जो लोग थे उनको थोड़ा इक्वल कर रही थी, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के बराबर, है ना, इनकी कोशिश थी। पर यहाँ पे भी जो एक्टिव सिटीजन थे वो ऐसे लोग थे जो पुरुष थे और 25 ईयर से अबव, और जो टैक्स पे करते थे 3 दिन का, है ना, जो एक दिन का वेजेस थे वो टोटल 3 दिन का जो टैक्स पे कर सकते थे, और जो 25 ईयर से अबव थे वो उनको एक्टिव सिटीजन माना गया और वही वोट कर सकते थे। और वहीं पैसिव सिटीजन में जो 25 ईयर से के नीचे के लोग थे और जो वुमेन थे उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। तो अभी ये चीज़ें खामियां थी और ये आगे जाके ये सारी चीज़ें चेंजेस होती रहती थी। बट यहाँ पे हमें पता चला 1791 में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, और जो किंग की पावर है उसको कमजोर कर दिया जाए। और क्योंकि जो आइडिया ऑफ सेपरेशन होता है जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाता है 3 अलग अलग बॉडीज में, जो कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया। अब होता क्या दोस्तों, एक चीज और थी, ये आप देख लीजिए, ये जो ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन, है ना। तो इसमें मेनली मैन थे, उन्हीं के राइट को ज़्यादा ध्यान दिया गया था, उन्हीं के बारे में लिखा गया था। वुमेन जो अलग सोसाइटी थी, जैसे लोग 25 ईयर से कम थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे टैक्सेस, है ना, 3 दिन का, तो उनके लिए राइट कम थे। पर फिर भी इसमें एक टर्म आता है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की, और ये चीज़ हमने फ्रांस से ही ली है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो, एज ए फैक्ट लिख सकते हो अपने नोट्स में। और बाद में यही क्या होता है, फ्रांस का नेशनल मोटो भी बन जाता है, और ये अभी भी फ्रांस का नेशनल मोटो है। और इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों, लिबर्टी का मतलब है जो जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो बॉर्न फ्री हैं, मतलब उनको फ्रीडम है ना, किसकी, और वो इक्वल हैं इन डिग्निटी और राइट्स, उनको इक्वली राइट्स मिले हुए हैं, है ना। और
उनको फ्रीडम है बोलने की, सारी चीजें है ना, ये बॉर्न फ्री हैं, फ्रीडम मिली हुई है। फ्रेटर्निटी ये है कि आपस में भाईचारा, ब्रदरहुड, ये समझ सकते हो ना, द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल इन द सेम ग्रुप। जो वहाँ के लोग हैं आपस में ब्रदरहुड की भावना बनाए रखें। तो ये चीज एक फ्रांस का नेशनल मोटो भी बना और अभी भी है, और ये चीज हमने अपने भी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस से ही बोरो किया है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने लिस्ट किया और आपको बताया भी। तो है ना, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना, मैन एंड सिटीजन वाला, फ्रांस में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट 1789 का, तो उसमें ये चीज थी। अब होता क्या दोस्तों, अब ये जो राजा था वो बैठे बैठे सोच रहा होगा कि भाई जब एक टाइम पे मैं किंग था, अब मेरी पावर कम हो गई थी, मैं किस तरीके से था, मेरी लाइफ स्टाइल क्या थी, अब बिल्कुल भी कंट्रोल मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ लोगों को, है ना, मेरे हाथ में सत्ता नहीं है, जो नेशनल असेंबली है वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही है। तो एक प्लान बनाता है, एक षड्यंत्र, किसके साथ मिलके, अपनी नेबरिंग रूलर और प्रसिया के साथ सेक्रेटली प्लान करता है कि जो नेशनल असेंबली है फ्रांस में, उसको ओवरथ्रो कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, है ना। तो और प्रसिया की रूलर थे, और जो नेबरिंग कंट्री के आसपास के रूलर थे, वहां पे भी मोनार्की थी यूरोप में। तो उनको भी भय था, डर था कि ये जो चीज है, जो रेवोल्यूशन है, ये हमारी कंट्री में भी ना आ जाए, हमको भी लोग ओवरथ्रो ना कर दें, यहाँ पे भी इस तरीके की घटना ना घटे, इसलिए जड़ से ही, फ्रांस से ही ये चीजें खत्म कर दी जाए, जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, है ना, उनको हटा दी जाए। पर ऐसा होने से पहले क्या होता है, वहां के लोगों को पता चल जाता है फ्रांस के। तो उन्होंने जब तक कि प्रसिया या नेबरिंग कंट्री अटैक करती इन लोगों पे, इन्होंने पहले ही अटैक कर दिया प्रसिया और ऑस्ट्रिया पे। और ऑस्ट्रिया आपको पता होगा क्यों सपोर्ट कर रहा था, है ना, क्यों चाहता था कि दोबारा से मोनार्की आए फ्रांस में, क्योंकि जो प्रिंसेस थी, है ना, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, है ना। तो एक तरीके से जो लुई 16 थे, उनकी ससुराल थी, तो वो लोग सपोर्ट कर रहे थे वहाँ के, वहाँ ऑस्ट्रिया इसीलिए सपोर्ट कर रहा था, और पर्सिया भी, है ना। आपको बताया है, अगर आपने पढ़ा हो मेरा जो मैंने अपलोड की है जर्मनी से रिलेटेड वीडियोस, जो पर्सिया, ऑस्ट्रिया, आई मीन कि जर्मनी कैसे फॉर्म हुआ, कैसे यूनाइट हुआ था, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये उसी टाइम का पीरियड है दोस्तों, जब जर्मनी अब तक यूनाइट नहीं हुआ था। अभी नेपोलियन को आना बाकी था, है ना, पूरी तरीके से अभी रेवोल्यूशन होना बाकी था, अभी ये सारी चीजें चल रही थी। तो होता क्या, अटैक कर देते हैं। और इसमें अटैक कैसे करते हैं लोग, अब मैं आपको बता दूं, ये जो नेशनल असेंबली थी, अ, इ- इनको बहुत सारे वॉलंटियर ने ज्वाइन किया एज ए आर्मी, 1000 ऑफ वॉलंटियर। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जब ये मर्साइलेस जो जगह है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ मैप में, ये है मर्साइले, यहाँ से मरसाइले, तो यहाँ से लोग, ये जो आर्मी, ये जो वॉलेंटियर थे, गुजर रहे थे, एक गाना गा रहे होते, मरसाइली, है ना, मरसाइलिस, ऐसे आप बोल सकते हो। इसको किसने कंपोज किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, पूछा भी जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो रॉबर्ट दे इसले हैं, इन्होंने इसको कंपोज किया था, और इसी को गाया जा रहा था इन्हीं वॉलेंटियर के थ्रू, जब ये लड़ने जा रहे थे प्रसिया और ऑस्ट्रिया और नेबरिंग कंट्री से। तो काफ़ी सारे वॉलेंटियर ने ज्वाइन किया था। तो इस तरीके से चीज़ें थी, आपको ये भी पता चल गया। और रॉबर्ट दे इसलिए मैं बता दूं, इनका ये पूरा नाम है, आप देख सकते हो। ये फ्रेंच आर्मी में ऑफिसर थे, कब कब के, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर के टाइम पे, जब ये वॉर छिड़ गया था, प्रसिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर जब अटैक कर दिया गया था। और इन्होंने ही ला मर्सेलेस, जो आज नेशनल एंथम है फ्रांस का, आपको ये भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इन्होंने ही कंपोज किया है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ला मर्सेलेस, मर्साइलिस
कंपोज्ड बाय, है ना, 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपको अभी यहाँ पे पता चल गया होगा रॉबर्ट देसले हैं जिन्होंने कंपोज किया है। और इसके पीछे फैक्ट भी मैंने बता दिया कि इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, क्योंकि जो आर्मी थी वो जो मर्साइलिस ये जगह है फ्रांस में, यहाँ पे पोर्ट सिटी भी है, आज के टाइम में सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है फ्रांस की, आप देख सकते हो। तो यहीं से वो गुजर के वो यहीं के लोग ये गाना गा रहे थे। तो आज ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। और यहीं पे एक दूसरी साइड क्या हो रहा था दोस्तों, जब ये चीज तो हुई और साथ साथ जो अब इनको कॉन्फिडेंस आ रहा था सारी चीजें, ये जो वॉलेंटियर्स थे इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी सारी चीजें, तो ये जो ग्रुप था ये कहाँ का था, ये थर्ड स्टेट के ही लोग थे जो बहुत ज्यादा पुअर थे, है ना, पीजेंट्स थे, एक निचले तबके से थे, ये वही लोग थे। और बिल्कुल एक तरीके से नेशनलिज्म की भावना आ गई थी फ्रांस में। तो अब इनके माइंड में और भी पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए डिमांड आनी स्टार्ट हो गई। डिमांड कैसी आई कि जैसे कि जो वोटिंग राइट अभी था, 25 साल के लोग और जो 3 दिन की सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं एज ए टैक्स, वही एलिजिबल थे। बट अब कुछ लोग थे जिन्होंने अपना पॉलिटिकल क्लब भी फॉर्म किया था, है ना। तो अब वहीं से डिमांड आनी स्टार्ट हो गई थी कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो सबको दिया जाए। इवन जो निचला तबका है, जो लोअर लोग हैं, लोअर सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी इक्वल वोटिंग राइट मिले, इवन वुमेन एंड सबको। तो वुमेन के भी अपने अपने पॉलिटिकल क्लब बने हुए थे, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल क्लब बन गए, जिसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, जैकोबिन क्लब इन पेरिस, है ना, जिसके एक मेंबर थे रोबस पियरे, है ना, मैक्सिमिलियन रोबस पियरे, इसके फाउंडर मेंबर थे। ये वीडियो आज कंप्लीट नहीं होगी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आगे और वीडियोस आएंगी, एक एक लास्ट वीडियो में लाऊंगा जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन अब कंप्लीट हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। 2 वीडियोस और आएंगी। तो ये जो इस क्लब के बारे में मैं आगे अगली वीडियो में बात करूंगा। तो आपको बस अभी याद रखना है कि ये जो पॉलिटिकल क्लब थे ये फॉर्म हुए काफी सारे, यहाँ पे लोग डिस्कशन करने लगे कि जो पॉलिटिकल डिमांड है, इक्वालिटी है, और बाकी सारी चीजें डिस्कस करके कि और इक्वालिटी लाना चाहते थे सोसाइटी में, है ना। तो जिसमें से एक जो जेकोबिन जो क्लब था ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था इनको। तो इस तरीके से था, मैंने ये भी चीजें आपको बता दी। तो एक बारी मैं समराइज कर देता हूँ कि अब हुआ क्या दोस्तों, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हुआ वो कैसे हुआ था कि हार्श विंटर हुआ, है ना, लोग सड़क पे उतर आए, महंगाई बढ़ गई, मीन बेसिक मीन्स ऑफ लाइफ जो थी वो खतरे में पड़ गई, है ना। और इसी को देखते हुए किंग ने क्या कर दिया था, ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया कि आप पेरिस में डिप्लॉय हो जाओ। और उससे पहले जो 5 मई मई को स्टेट जनरल की जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें इनकी जो डिमांड थी इक्वल वोटिंग राइट के लिए, वो खारिज कर दी थी, रिजेक्ट कर दिया गया था किंग के थ्रू, जिसके लिए उन्होंने एक नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली थी, है ना। अब इन सारी चीज़ों से जो फ्रांस के किंग थे काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गए, सारी चीज़ें को देखते हुए उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज किया और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, और फ्रांस बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1791 में, जिसमें जो किंग की पावर थी उसको लिमिट कर दिया जाता है। और आपको पता चलता है कि वोटिंग राइट यहाँ पे अब लिबरलाइज किया जाता है, इक्वल लाया जाता है थर्ड स्टेट को भी। बट अभी भी वहाँ पे कंडीशन थी, है ना, अभी भी वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ था। और यहीं पे लुइस 16 जो हैं अपने नेबरिंग जो रूलर थे नेबरिंग कंट्रीज के, उनसे मदद मांगते हैं, ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया से खास के। इससे पहले जो नेशनल असेंबली थी वॉर डिक्लेयर कर देती है पर्सिया और ऑस्ट्रिया पे। और ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि जो मर्सेलिस नेशनल एंथम है वो कैसे इवॉल्व हुआ और किसने कंपोज किया, ये सारी चीज़ें हमने बताया। और क्लब फॉर्म हुए जिसमें से जेकोबिन क्लब एक फेमस क्लब हो रहा था काफ़ी ज़्यादा
एक्टिव था और काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो लास्ट वीडियो आएगी कल, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी सारे फैक्चुअल डेटा भी होंगे कल। तो आज भी थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आप, आई होप आपने नोट किया होगा। अगर नहीं नोट किया, एक बार दोबारा आप देख लीजिएगा वीडियोस को, अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं जब आपके एग्ज़ाम बिल्कुल पास होंगे, है ना। तो आप नोट्स को फटाफट रेफ़र कर सकते हो और सारी चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाएंगी। आई होप दोस्तों सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं आपको अभी तक, और सारी स्टोरी आपने कनेक्ट कर ली होगी, आपको पता चल गया होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हो रहा है। अभी सारी चीज़ें अभी फ्रांस रिपब्लिक इसके बाद बनेगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है, इससे पहले नेशनल असेंबली बना, है ना। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ एक सीक्वेंस में याद रखनी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन जो है आप ही का है, तो मैं अप्रिसिएट करूँगा अगर आप कुछ पूछते हैं, आपकी अपनी कोई खुद की क्वेरी है तो। और बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिस्कस करने के लिए, बट मैं थोड़ा सा कीप और शॉर्ट क्रिस्प रखना चाह रहा हूँ, ताकि वही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो आज के लिए दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा हाँ, तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं पुनीत तिवारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। साइनिंग ऑफ।